मध्य प्रदेश पुलिस ने आनन फानन में व्यापम घोटाले में घिरे संघ नेताओं को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने कहा है कि व्यापम घोटाले से सुरेश सोनी और सुदर्शन का कोई लेना देना नहीं। शुक्रवार को एसटीएफ को दिए बयान में घोटाले के एक आरोपी पंकज त्रिवेदी ने माना था कि उसके संघ के नेताओं से गहरे ताल्लुकात हैं और वो सुरेश सोनी का आदमी है। पंकज त्रिवेदी ने एसटीएफ को दिए बयान में सुरेश सोनी के साथ सुदर्शन का भी नाम लिया था। जिस जल्दबाजी में मध्य प्रदेश पुलिस ने संघ नेताओं को क्लीन चिट दी है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब घोटाले का आरोपी एसटीएफ के सामने संघ नेताओं का नाम ले रहा है, तो फिर पूरे मामले की तहकीकात किए बगैर उन्हें क्लीन चिट क्यों दे दी गई। उधर संघ नेता सुरेश सोनी ने कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। प्रश्न एक ही उठता है कि 6 महीने पहले से जो कोर्ट में केस चल रहा है, उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, यह कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। सत्य क्या है ये अदालत को तय करने दें। बीजेपी सांसदों की पाठशाला का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सांसदों की क्लास लेंगे। आडवाणी सांसदों को संसदीय परंपराओं सहित राजनीति के कई अहम गुर सिखाएंगे। आडवाणी के अलावा कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल भी सांसदों की क्लास लेंगे। मोदी कैबिनेट के ये दोनों अहम चेहरे सांसदों को संसद की कार्यवाही के नियमों के बारे में बताएंगे। बीजेपी सांसदों की पाठशाला के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को अपनी और सरकार की छवि को जनता के बीच मजबूत करने का गुरु मंत्र दिया। मोदी ने सांसदों को बताया कि सरकार के काम को जनता तक पहुंचाएं, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर सरकार से साझा करें, अपने आचरण के साथ साथ संसदीय कायदे कानून और मर्यादा का ध्यान रखें, सभी सांसद भाई भतीजावाद से बचें, ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए सिफारिश न करें। पीएम के क्लास में लोकसभा के 170 सांसद जबकि राज्यसभा के 25 सांसद मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाठशाला के दौरान कहा कि वो भी पहली बार सांसद बने हैं, सो उन्हें भी बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने नए चुने गए सांसदों से कहा कि लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में भी दोहराना है। कोई भी सांसद किसी भी कीमत पर अपने सरकारी लेटर हेड पर साइन करके किसी की सिफारिश न करें। कॉर्पोरेट के दबाव में संसद में कोई सवाल न उठाएं। मोदी ने कहा कि नए सांसद खूब पढ़ें, सब्जेक्ट पर महारत हासिल करें। बीजेपी का मूल विचारधारा, कार्य पद्धति और साथ ही साथ एक संसद सदस्य, उनका दायित्व, मीडिया और सोशल मीडिया को कैसा इस्तेमाल करना अपना कामकाज में, वो और अपना क्षेत्र को कैसा समृद्ध करना, नर्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी एक विषय है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने गोवा के टीवी चैनल प्रूडेंट न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी का मिजाज सत्ताधारी नहीं, वो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल को लोकसभा में कांग्रेस के नेता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि सत्ता की भूख के चलते उनकी पार्टी की हार हुई है। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जो स्पेस होती है, वो डेमोक्रेसी के लिए होना जरूरी है। और चूंकि कांग्रेस एक लार्जेस्ट ऑपोजिशन ग्रुप है, इसलिए जो हमारे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी जी, उनको ये जवाबदारी अपने हाथ में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की श्रीहरिकोटा यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी इसरो के PSLV C-23 के लॉन्च के वक्त श्रीहरिकोटा में मौजूद रहेंगे। आज प्रधानमंत्री श्रीहरिकोटा जाने के लिए शाम लगभग 4 बजे चेन्नई में लैंड करेंगे। चेन्नई में प्रधानमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री जयललिता एयरपोर्ट पहुंच सकती हैं। PSLV C-23 रॉकेट सोमवार सुबह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। साईं परदिया शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान से केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि खुद उनकी भी साईं में अपार आस्था है। हरिद्वार पहुंची केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि हर भक्त की अपनी आस्था है, वो किसी भी चीज में विश्वास कर सकता है। दिल्ली के लोधी रोड साईं मंदिर के सचिव ने उमा के बयान का स्वागत किया है। वहीं उमा के बयान पर शंकराचार्य स्वरूपानंद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो उमा के गुरु से जवाब मांगेंगे। साईं बाबा ने कभी घोषित नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, और साईं बाबा के भक्तों ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें 25वां अवतार घोषित करो। अब किसी की यदि आस्था है इतनी,
तो हम तो अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कहा गया कि ये 4 भगवान और होते हैं। लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद दिल्ली में जमीन खो चुकी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आपको हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बजाय चुनाव लड़ने के केजरीवाल ने संगठन को दुरुस्त करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को तरजीह दी है। उन्होंने कहा है कि हमें अपना पूरा संसाधन और कार्यकर्ताओं की ताकत दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंकनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपनी पार्टी भंग कर चुकी अभिनेत्री राखी सावंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई हैं। रामदास अठावले की इस पार्टी ने उन्हें महिला विंग की वर्किंग प्रेसिडेंट का दर्जा दिया है। गौरतलब है कि आरपीआई एनडीए की सहयोगी पार्टी है और पहले राखी बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जता चुकी थी। आरपीआई में शामिल होने के बाद राखी ने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वो राज ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। मेरा काम है कि पार्टी के साथ चलना और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना, ये मेरा काम है। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है आप उनके खिलाफ खड़ी हो पाएंगी? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी डिसाइड करेगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। यूजीसी और डीयू के बीच एफआईयूपी पर चल रही तनातनी खत्म होने के बाद डीयू में 30 जून से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। गौरतलब है कि 4 साल का ग्रेजुएट डिग्री कोर्स डीयू खत्म करने पर राजी हो गया है। यूजीसी और डीयू के बीच इस मामले पर कई दिनों से तनातनी जारी थी। 4 साल के कोर्स को खत्म होने से बीटेक और बीएमएस कोर्स में दाखिला ले चुके छात्रों का भविष्य अधर में है। उनके लिए अभी तक कोई समाधान सामने नहीं आया है। प्रिंसिपलों की एक कमेटी इस समस्या का हल निकालने के लिए गठित कर दी गई है। साथ ही 3 साल के कोर्स में भी सवाल ये बड़ा हो गया है कि क्या कट ऑफ लिस्ट में परसेंटेज ऊपर आएगी। इस बीच डीयू कैंपस में बीटेक और बीएमएस के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। 3 साल का कोर्स लागू होने पर डीयू के नॉर्थ कैंपस में छात्रों ने आर्ट ऑफ फैकल्टी के बाहर जमकर जश्न बनाया। छात्रों ने 3 साल के कोर्स के फैसले का स्वागत किया। गौरतलब है कि एबीवीपी, आयसा समेत कई छात्र इकाइयां 3 साल के कोर्स की मांग कर रही थी, जबकि डीयू में बीटेक और बीएमएस के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। इनकी मांग है कि उनके भविष्य के बारे में कोई फैसला जल्द लिया जाए। मानसून में देरी के चलते देश का 91% हिस्सा सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 91% हिस्से में जून में औसत से बहुत कम बरसात हुई है। अनुमान है कि जुलाई और अगस्त महीने में बरसात के हालात सुधरेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी हवाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय में टकरा सकते हैं। इससे पहाड़ी राज्यों में जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून आने की संभावना है। दूसरे हफ्ते में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के चलते मानसून आने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश अब तक के सबसे बुरे सूखे का सामना करेगा। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पुरी में जुटे हुए हैं। साथ ही कोलकाता की इस्कॉन रथ यात्रा और अहमदाबाद रथ यात्रा भी आज सुबह शुरू हो गई। सुबह 5 बजे मंगल आरती के साथ यात्रा का श्री गणेश हो गया। अहमदाबाद रथ यात्रा का उद्घाटन सीएम आनंदीबेन पटेल और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। यात्रा जगन्नाथ मंदिर जमालपुर से शुरू होकर शाम 7 बजे तक समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था आज बालटाल से अमरनाथ पहुंचेगा। दूसरे जत्थे में 742 यात्री जम्मू से रवाना हुए। इनमें 102 महिला यात्री और 14 बच्चे शामिल हैं। पहलगाम रूट से अभी तक यात्रा शुरू नहीं कराई गई है। भारी बर्फबारी के चलते पहलगाम के रास्ते बंद हैं। शुक्रवार से शुरू हुई यात्रा के पहले जत्थे ने शनिवार सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शनिवार सुबह दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद एमसीडी ने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। गिरने वाली 3 मंजिला इमारत में 8 परिवार रहते थे। हादसा शनिवार सुबह 8:30 बजे हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अफसरों ने मौके पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। नॉर्थ दिल्ली के मेयर योगेंद्र चंदोलिया के मुताबिक ये इमारत करीब 30 साल पुरानी थी। चेन्नई में एक 11 मंजिला इमारत गिरने से लगभग 50 मजदूर मलबे में दब गए। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ। हादसे के बाद चलाए गए राहत और बचाव ऑपरेशन में
11 लोगों को निकाल लिया गया। निर्माणाधीन इस इमारत के बारे में CMD अधिकारियों का कहना है निर्माण की परमिशन गैर कानूनी तरीके से नहीं दी गई थी, लेकिन निर्माण सामग्री घटिया होने की वजह से हादसा हुआ है। राहत और बचाव के काम में 4 NDFRF की टीम लगी हुई है। मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। असम की बाढ़ में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में आए उफान से 5 जिले बाढ़ में पूरी तरह घिरे हुए हैं। कई शहरों में पानी घुस गया है। बाढ़ से करीब 25,000 लोग प्रभावित हैं, जिनमें से 10,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा है कि जब से हम सत्ता में हैं, ऐसी बाढ़ नहीं देखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हालात पर नजर रखकर जरूरी कदम उठा रही है। Main concern is we want to find out the causes for which such havoc has created. There may be some blockage also. It is a fact also. There is many blockage and many areas has been encroached. नई सरकार भले ही चीन को द्विपक्षीय संबंधों में तरजीह दे, लेकिन चीन की मंशा साफ नजर आती है। चीन ने नए नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपनी सीमा में दिखाया है, साथ ही अक्साई चीन को भी अपनी सीमा क्षेत्र में दिखाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि चीन की गुस्ताखी उस वक्त हुई है जब उपराष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। जिस वक्त नक्शा जारी होने की खबर आई, उस वक्त उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीन के ऐतिहासिक दीवार देखने गए थे। Cartographic depiction does not change the reality on the ground. The fact that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India has been clearly conveyed to the Chinese authorities on several occasions, including at the very highest level. नोएडा से सटे दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में बीती देर शाम को अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। घायल युवक नोएडा के जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचा, लेकिन जिला हॉस्पिटल ने पुलिस केस कहते हुए पल्ला झाड़ लिया, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि घायल युवक का पता नहीं है। घटना दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके की है, तो केस दिल्ली पुलिस के क्षेत्र का है। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी का जुलूस जनता के लिए मुसीबत बन गया। जुलूस के चलते मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस 2.5 घंटे तक जाम में फंसी रही। साथ ही जुलूस के दौरान महिलाओं के खिलाफ भी अपराध किए गए। कॉलेज से लौटती लड़कियों ने शिकायत की कि जुलूस में शामिल लोग महिलाओं से बदतमीजी कर रहे थे। ये जुलूस सपा नेता ओम प्रकाश मिश्रा के जिला अध्यक्ष बनने पर उनके स्वागत में एसपी कार्यकर्ताओं ने निकाला था। शनिवार सुबह ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल बेल्ट में अज्ञात बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में धावा बोल दिया। लोगों के विरोध के कारण बैंक तो लूटने से बच गया, लेकिन एक बैंक ग्राहक को बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से घायल व्यक्ति ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में सुपरवाइजर है, जो अथॉरिटी का रुपया जमा कराने आया था। घायल को एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मेरठ में सर्राफा कारीगर से बदमाशों ने सरेआम 5 लाख के गहने लूट लिए। ये कारीगर जेवर पॉलिश कराने निकला था, तभी रास्ते में बदमाश धावा बोलकर कारीगर से गहने लूटने के बाद फायरिंग करते मौके से फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के एक गांव में कर्ज नहीं चुकाने से नाराज सूदखोर ने घर में सो रही मां बेटी को तेजाब डालकर जला दिया। गंभीर हालत में दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। युवती की 1 सप्ताह बाद शादी होनी है। तेजाब से युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी की पहचान कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में एक ऑटो में लड़की से रेप के मामले पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। बेकाबू भीड़ ने इस दौरान आगजनी भी की। पुलिस ने भीड़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। कुछ दिन पहले लड़की से ऑटो में 2 युवकों ने रेप किया था। उसके बाद उसे बेहोशी की हालत में लकड़वास गांव में फेंक कर फरार हो गए थे। मेजबान ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शनिवार को अंतिम 16 नॉकआउट दौर के पहले मुकाबले में ब्राजील ने चिली को एक बेहद रोमांचक मैच में पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमें गोल करने में कामयाब नहीं हुई। ब्राजील की जीत के हीरो रहे गोलकीपर जूलियो सीजर, जिन्होंने 2 शानदार गोल बचाकर अपनी टीम को पेनाल्टी शूटआउट में जीत दिलाई।
इससे पहले निर्धारित समय के 18वें मिनट में डेविड लुइस ने ब्राजील को बढ़त दिलाई थी। 38 मैचों बाद लुइस का ये ब्राजील के लिए पहला गोल था, लेकिन 14 मिनट बाद ही चिली के अलेक्सिस सांचेज ने स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। उसके बाद दोनों टीमों की तमाम कोशिशों के बावजूद निर्धारित और अतिरिक्त समय के दौरान कोई गोल नहीं हो पाया। हार के बाद जहां चिली के खिलाड़ी आंसुओं में डूब गए, तो स्टेडियम में मौजूद हजारों ब्राजीलियन फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला होगा कोलंबिया से। शनिवार देर रात दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोलंबिया ने उरुग्वे को 2-0 से हराकर पहली बार अंतिम 8 में अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया। कोलंबिया के लिए दोनों गोल्स जेम्स रोड्रिगेज ने किए। रोड्रिगेज ने पहले 27वें मिनट में और फिर 50वें मिनट में 2 शानदार गोल किए। उरुग्वे अपने स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज के बिना इस मैच में मैदान पर उतरा था। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में आज नीदरलैंड्स बनाम मैक्सिको और कोस्टारिका बनाम ग्रीस की भिड़ंत होगी। नीदरलैंड्स टीम के कप्तान रॉबिन वैन पर्सी एक मैच के सस्पेंशन के बाद इस मैच में वापसी करेंगे। उधर ग्रीस के कोच फर्नांडो सांतोस का मानना है कि कोस्टारिका ग्रुप ऑफ डेथ में टॉप पर रहा था, इसलिए उसे कमजोर आंकना गलत होगा। भारतीय टीम और लेस्टरशायर के बीच 3 दिन का पहला प्रैक्टिस मैच ड्रॉ रहा। आखिरी दिन भारत ने अपनी पारी 4 विकेट खोकर 333 रन पर ही घोषित कर दी। करारा जवाब देते हुए लेस्टरशायर के बल्लेबाजों ने 5 विकेट गंवाकर 349 रन बनाए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 10 खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने का मौका दिया, लेकिन सिर्फ ईशांत शर्मा और पंकज सिंह ही विकेट ले पाए। मोहम्मद शमी, ईश्वर पांडे, भुवनेश्वर कुमार, वरुण एरोन, स्टुअर्ट बिन्नी और आर अश्विन के हाथ एक भी सफलता नहीं लगी।